नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ब्राजील पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। रियो डी जेनेरियो में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी होंगे शामिल। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। महाराष्ट्र में नड्डा और खड़गे की रैली, तो झारखंड में शिवराज चौहान और राहुल गांधी करेंगे प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा का पलटवार। भाजपा नेताओं ने कहा, यह कांग्रेस की हार की मानसिकता को है दिखाता। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए भाजपा ने कई जगहों पर बांटे मास्क। कहा, दिल्ली के सरकार के नकारेपन को झेल रहे दिल्लीवासी। बाइडेन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल के उपयोग की दी अनुमति। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर किया बड़ा हमला। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद ब्राजील पहुंच गए हैं। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे। 2 दिन के ब्राजील दौरे पर पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों के बारे में भारत का दृष्टिकोण रखेंगे। इस दौरान पीएम मोदी की कई नेताओं से मुलाकात होने की भी संभावना है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रियो डी जेनेरियो में होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। होटल के बाहर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे को लेकर वहां का भारतीय समुदाय खासा उत्साहित नजर आया। पीएम मोदी के पहुंचने पर भारतीय समुदाय की महिलाओं ने गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ। विश्व विद्या संस्थान से जुड़े लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ब्राजील में अपने होटल के बाहर, किस तरीके से जो भारतीय समुदाय के लोग थे वो वहां पर लगातार मौजूद थे। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, एक अलग ही ऊर्जा का संचार नजर आता है जब प्रधानमंत्री कहीं पहुंचते हैं। और साथ ही साथ किसी भी देश में हो, प्रधानमंत्री जहां आते हैं उनसे मिलने के लिए ना सिर्फ मिलने बल्कि जो भारतीय संस्कृति की झलक है वो आज पूरे विश्व में दिखाई देती है। और जब प्रधानमंत्री मोदी अपने होटल के बाहर पहुंचे तो आप देख सकते हैं किस तरह की उत्सुकता, खुशी जो है वहां मौजूद तमाम भारतीयों में नजर आ रही थी। इस दौरान गरबा नृत्य की प्रस्तुति भी उन्हें दी गई। भारत की विविध सांस्कृतिक झलक जो है आज वैश्विक पटल पर कहीं भी देखी जा सकती है। इसी कड़ी में ब्राजील की अगर बात की जाए, जहां G20 शिखर सम्मेलन आयोजन हो रहा है, वहां भी पीएम मोदी के स्वागत में आप देख सकते हैं कैसे गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। काफी उत्साहित तमाम भारतीय जो कि ब्राजील में मौजूद हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए। और इसके साथ साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है वो किया गया। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से विद्या संस्थान से जो जुड़े लोग थे उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। न सिर्फ भारत की लोक संस्कृति बल्कि जो परंपराएं हैं उनकी झलक आज के समय में वैश्विक पटल पर नजर आती है। और इसका श्रेय काफ़ी हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और लगातार इस तरीके से भारत की छवि को एक नए मुकाम पर उन्होंने पहुंचाया है। और इसके साथ साथ भारत की संस्कृति को भी आगे बढ़ाते हुए, साथ ही इस दौरान
विद्या संस्थान से जुड़े जो लोग थे उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की और उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। जो स्वागत उनका किया गया था वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। नरेंद्र मोदी जब होटल पहुंचे तो उनका वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया और इस टीम के जो मैं कहूं कि एक प्रमुख हैं, जो आचार्य विश्वनाथ, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की। आइए उन्हीं से जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा उनसे बातचीत के दौरान। व्हाट पीएम हैज टोल्ड यू ड्यूरिंग हिज इंटरेक्शन विद यू? Oh, he was very happy. He said, "I'm very impressed. Sundaram, Sundaram, Sundaram." He was very proud. And then he asked how long we were studying. Then I explained to them that they were all students in the Vishwavidya Gurukulam here in Brazil. And they are dedicating themselves to Vedanta. And they chant these mantras every day. So for us, it's a big honor to be able to express our gratitude to this tradition through him. So how do you feel after meeting with Prime Minister Modi? I got very emotional because for us means a lot. So it's like being able to express how much we have received from this tradition. In Brazil, Vedanta has changed the life of many people, you know, and we being able to show our dedication, our effort, it's very fulfilling. तो ये कह रहे हैं कि किस तरह से वेदांत ने इनके साथ साथ और भी कई लोगों को जीवन को बदलने का काम किया और प्रधानमंत्री ने जब इन्हें कहा कि आपने लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है तो इससे ये और भी प्रेरित होने की बात कह रहे हैं। कैमरामैन अंकुर अरोरा के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, रियो, ब्राजील। और आपको बता दें, पिछले साल भारत के बाद अब इस साल ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इस बार ब्राजील किस तरह भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बाद से ये पहली बार है जब G20 समूह की अध्यक्षता 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने की है और इस साल भी करने जा रही है। यानी 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत, इस साल ब्राजील और 2025 में दक्षिण अफ्रीका। अब बात आती है कि आखिर कैसे ब्राजील भारत द्वारा निर्धारित किए गए एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। सबसे पहला एजेंडा खाद्य सुरक्षा एवं भूखमरी उन्मूलन। भारत और ब्राजील दोनों ने G20 में अपनी एजेंडा सेटिंग भूमिका के जरिए उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों को उजागर करने की कोशिश की है। G20 अध्यक्षता के तहत भारत ने वैश्विक नेताओं को कृषि अनुसंधान, उर्वरकों तक पहुंच, क्षमता निर्माण और बाजार पारदर्शिता पर सहयोग करने के लिए राजी किया ताकि कमजोर आबादी के बीच खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। अब ब्राजील ने भी G20 के अध्यक्ष के रूप में इस शिखर सम्मेलन में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन शुरू करने के इरादे की घोषणा की है। दूसरा एजेंडा जलवायु एवं जलवायु वित्त। जलवायु और जलवायु वित्त के मामले में ब्राजील की G20 अध्यक्षता भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका G20 प्रेसिडेंसी की ये तिकड़ी ग्लोबल साउथ का विकास और जलवायु वित्त पोषण की प्राथमिकताओं पर जोर देगी। तीसरा एजेंडा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। भारत और ब्राजील की G20 अध्यक्षताओं के बीच निरंतरता का एक और क्षेत्र है डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का प्रावधान। भारत और ब्राजील दोनों ही डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में वैश्विक बाजार में अगुवा के तौर पर खुद को स्थापित करते हैं और दुनिया के बाकी हिस्सों में अपने डिजिटल भुगतान और पहचान मॉडल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और चौथा एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की बात कही थी। नई दिल्ली घोषणा पत्र को ही आगे बढ़ाते हुए ब्राजील ने भी अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थानों मसलन IMF, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन में सुधार पर जोर देने की बात कही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वैश्विक हित से संबंधित इन अहम एजेंडों को G20 के सभी देशों का साथ मिलेगा और एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में हम सभी आगे बढ़ पाएंगे। असीम मिश्रा, डीडी न्यूज। आपको बता दें, रियो घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है
भारत की तरफ से G20 के शेरपा अमिताभ कांत भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने। G20 के शेरपा अमिताभ कांत एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत डीडी न्यूज में। और किस तरह की बातें, किस तरह के नेगोशिएशंस रियो घोषणा पत्र को लेकर, और क्या कुछ बातें हुई हैं? अभी देखिए 36 घंटे की नॉन स्टॉप चर्चा चली है और क्लाइमेट और जियो पॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं आज के संदर्भ में, और बाकी सारे इश्यूज, हंगर हो, पावर्टी हो, ग्रोथ हो, ये सारी चर्चा हो चुकी है। क्लाइमेट और जियो पॉलिटिक्स पर चर्चा चल रही है और मेरे विचार से क्लाइमेट पे हम लोग को बड़े रिस्पॉन्सिबली काम करना है, क्योंकि हाई लेवल प्रिंसिपल्स पे काम करना है, क्योंकि COP29 चल रही है बाकू में, और कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वहां किसी तरह का जो बड़े जोर के डिटेल डेलिब्रेशंस चल रहे हैं उस पर न इम्पैक्ट हो। तो वही सोच के हम लोगों ने हाई लेवल प्रिंसिपल्स पर बात की है। और जियो पॉलिटिक्स, जब भारत की लीडर्स समिट हुई थी तो हम लोग 83 पैरे पे कंसेंसस पे आए थे और सारा कंसेंसस हुआ था। जियो पॉलिटिक्स पे भी कंसेंसस था, तब रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था बड़े जोर का। अब मिडिल ईस्ट का भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें कई व्यूज हैं, करीब 12-13 घंटे उस पर चर्चा हो चुकी है। आज फिर चर्चा होगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ब्राजील की मदद करें, क्योंकि हम ट्रोइका के मेंबर हैं। हम ब्राजील की मदद करें, वो एक इमर्जिंग ग्लोबल साउथ नेशन है हमारी तरह, और उनकी मदद करके कंसेंसस आए, यही कोशिश रहेगी हमारी। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आतंकवाद पर, टेररिज्म पर भी बहुत साफ साफ बातें हुई थी और सबने उसकी भर्त्सना की थी। इस बार के घोषणा पत्र में बिल्कुल वो भी रहेगा। हमने कहा था कि वी कंडेम टू टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन, और टेररिज्म पे एक पूरा पैरा था, तो वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर रिफ्लेक्ट होगा यहाँ के। रूस यूक्रेन लास्ट ईयर और फिर वेस्ट एशिया, इस बार के घोषणा पत्र में क्या कुछ बातें? उस पर चर्चा चल रही है, अभी वो चलती रहेगी। मेरे ख्याल वो एंड तक चलेगी, क्योंकि कई व्यूज हैं उस पे। रशिया चाइना का एक व्यू है, G7 का एक और व्यू है, इमर्जिंग मार्केट्स का एक और व्यू है, तो वो चर्चा अभी डिटेल में चल रही है। बहुत सारी अहम बातें घोषणा पत्र में बातें चल रही हैं। किन बातों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए? कैमरामैन अंकुर के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, रियो। और आइए अब सीधे चलते हैं नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर, जहां केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। विकसित भारत का विजन दिया। ये विकसित भारत के विजन में युवाओं का क्या सुझाव है, युवा अपना कंट्रीब्यूशन कैसे अदा करे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना मीन्स विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग है। और मैं उसके और ऑब्जेक्टिव में जाऊं तो, जैसा मैंने आपको बताया, यूथ लीडर और लीडरशिप टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, यूथ को अपना विजन शेयर करने के लिए अपॉर्चुनिटी देनी है, उसको इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर शेयर देयर विजन फॉर विकसित भारत। तीसरा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें ग्लोबल और नेशनल पर्सनालिटीज उसके साथ 2 दिन के लिए रहे, उसके साथ 1 वे में नहीं लेकिन 2 वे में वो आइडिया शेयर कर पाए। और चौथा है, एम्पावर द इंडियन यूथ टू बिकम ड्राइवर्स ऑफ विकसित भारत। विकसित भारत का ड्राइवर कौन है? तो हम मानते हैं कि विकसित भारत का ड्राइवर वो यूथ ही हो सकता है। और इसलिए यूथ के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत है, उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना जरूरी है।
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूथ के लिए क्या कहा? अटल जी ने कहा, यूथ ही देश की आशा है, युवा ही देश की उम्मीद है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा? युवा की ऊर्जा और उत्साह ही देश को आगे बढ़ा सकता है। हमें देश को आगे बढ़ाना है तो देश की युवाओं की ऊर्जा का सही मायने में इस्तेमाल हो बहुत आवश्यक होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, युवा ही देश को बदल सकते हैं, युवा ही देश को बना सकते हैं। हमें विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत में हमें यंग लीडरशिप विदाउट पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोगों की तैयार करनी है। विकसित भारत बनाने के लिए हमें यूथ का सपनों का विकसित भारत क्या है, उसका स्वप्न क्या है विकसित भारत के लिए, वो क्या चाहते हैं, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब यही यूथ ये विकसित भारत बनाने के लिए क्या स्वप्न देखते हैं, उसके स्वप्न का विकसित भारत कैसा है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म यानी कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया, बट हम उसको कैसे करेंगे, कैसे कार्यक्रम के रूप में हम इस डायलॉग को आयोजित करेंगे? तो हमने कहा तो हाउ विल वी डू इट, कैसे कार्यक्रम को आयोजित करेंगे? आयोजित करने के लिए आइडेंटिफाई एग्जाम्पली यंग विजनरीज फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। इस कंपटीशन में, इस कार्यक्रम में हम देश के कोने कोने से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से लेके असम, अरुणाचल प्रदेश के सभी युवाओं को इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहते हैं। कैसे जोड़े? गिव दिस टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर विजन बिफोर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो देश के कोने कोने से देश के यूथ को हम अपने आइडिया शेयर करने के लिए, अपनी बात करने के लिए दिल्ली में 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में ये देश के युवा अलग अलग थीम के द्वारा आएंगे। कौन सी थीम से आएंगे? तो उसके लिए मैं आपके सामने ये विषय रखना चाहता हूं कि हम 2 पाथवे तय करा है। एक, देश में विकसित भारत चैलेंज कंपटीशन आयोजित करके, विकसित भारत चैलेंज की कंपटीशन हम कैसे करेंगे ताकि देश के कोने कोने से यूथ उसमें पार्टिसिपेट कर सके। उसमें माय भारत प्लेटफॉर्म पर आके देश के यूथ क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे में पार्टिसिपेट करेंगे एंड विजन डेक पर वो अपनी बात रखेंगे। एक चैलेंज कंपटीशन से। तो आप यहाँ देख रहे थे खेल मंत्री मनसुख मांडविया को, जिन्होंने लगातार बताया कि कैसे जब देश को विकसित बनाने की बात हम कर रहे हैं, जो लक्ष्य हमारा है विकसित भारत 2047 तक, उसमें युवाओं की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। और इसके लिए बाकायदा 2 दिवसीय जो खासतौर से महोत्सव है वो भी किया जाएगा और उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग जो क्रियाकलाप हैं, गतिविधियां हैं, वो उसमें की जाएंगी। किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो अलग अलग चुनौतियां जो उसमें रखी जाएंगी, उन्हीं गतिविधियों को करके कहीं ना कहीं एक बेहतर संवाद के जरिए प्रयास किया जाएगा कि विकसित भारत के लिए जो युवा हैं वो अपना योगदान दे सकें। और इसको लेकर कहीं ना कहीं देश के हर एक क्षेत्र का उन्होंने जिक्र किया कि कन्याकुमारी से लेकर हम अगर दक्षिण भारत तक की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, तो हर जगह से जो देश के युवा हैं वो इसमें प्रतिभाग कर सकेंगे, इसमें भाग ले सकेंगे। क्योंकि ये जो भारत का युवा है जो कि अपने आप में काफ़ी सक्षम है, वो ये मादा रखता है कि देश को किस तरीके से
हम विकसित बना सकते हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ आगे ले जा सकते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने अपनी इस वार्ता के दौरान कही हैं। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे G20 को लेकर। दरअसल G20 सम्मेलन के अवसर पर ब्राजील में पीएम मोदी को खास व्यंजन परोसा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से सिंपल और हेल्दी खाना पसंद करते रहे हैं। हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने ब्राजील में पीएम मोदी के खाने की जिम्मेदारी संभाल रहे बावस्कर दंपत्ति से खास बातचीत की। आइए देखते हैं डीडी न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रियो डी जेनेरो आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं और 2 दिनों का कार्यक्रम है और इन 2 दिनों में उनके खाने पीने का ख्याल जो रखने वाले हैं, क्या वो खाएंगे, उनकी डिशेस क्या कुछ होंगी, उनकी प्लेट्स में क्या कुछ होंगी, इनकी जिम्मेदारी एक बहुत ही खास कपल को सौंपी गई है, विजय बावस्कर जी और दीपाली बावस्कर जी। हम तो वही बना रहे हैं जो उनको पसंद है, जो उनको नरिश रखे, जो उनको पूरी ताकत दे। इन सारी इवेंट्स को वो मीटिंग बैक टू बैक है उनके लिए। तो एक स्वादिष्ट वेजिटेरियन व्यंजनों का एक स्प्रेड किया जाएगा। हमने काफी कुछ तैयारी की है, बहुत सारे फ्रेश वेजिटेबल्स लाए हैं, अच्छे ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाए हैं और बहुत सारी आइडियाज लेके आए हैं और गर्मा गर्म खाना खिलाएंगे उनको और नरिश रखेंगे। मैम, ब्राजीलियन डिशेस भी होंगे जिसमें गुजराती तड़का लगा होगा या कुछ बिल्कुल ही प्योर गुजराती खाना? नहीं, उसमें मिक्स करेंगे हम लोग। एक ब्राजीलियन डिश को हम लोग इंडियन स्टाइल बनाएंगे विथ वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स और स्वीट्स तो ट्रेडिशनली बनाने पड़ेंगे बट विथ लोकल इंग्रेडिएंट्स। प्लान्स तो हमारे बहुत हैं, हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। चाहे वो जिलेबी फाफड़ा हो, समोसा दीपाली की तो अपनी ट्रेडमार्क है, उसकी कंपनी का नाम है समोसा एंड कंपनी। आज के साथ जो मराठी होने के नाते हम बनाएंगे उनके लिए बेस्ट टू बेस्ट तुम्हारा श्रीखंड। दूध दही 2nd नंबर पे है ब्राजील, तो हमने उसका पूरा रुपया। इनफैक्ट हमने उनके लिए गिर गाय का दूध, गिर गाय की पनीर और गिर गाय का घी लाया है, जो कि हमने सोर्स किया है एट SOS लेवल पे 24 आवर्स में। सो तो उनको एक स्वादिष्ट और उनको वो गिर गाय का जो उनका गुजरात से आती है उस यहाँ जो बने हुए दूध है, आई थिंक वो उस व्यंजन का आनंद जरूर लेंगे और हमें आशीर्वाद भी देंगे। तो ये विजय बावस्कर और दीपाली बावस्कर जो कि बता रहे थे किस तरह से उनकी थाली में, उनके प्लेट्स में क्या कुछ होंगे और प्योर कहूँ कि गुजराती खाना होगा जिसमें कि बहुत सारा लव, बहुत सारा अफेक्शन और यहाँ पे ये लोग बना के खिलाएंगे और उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री को वो जो डिशेज हैं वो बहुत पसंद होंगी। कैमरामैन अंकुर के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, रियो। तो लगातार तैयारियां की जा रही हैं और आप बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया दौरे के बाद ब्राज़ील भी पहुंच चुके हैं। दौरे पर खासतौर से अगर देखा जाए नाइजीरिया और भारत के बीच, जो नाइजीरिया में जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो दोनों देशों के बीच एक और कड़ी दोस्ताना क्लब के रूप में जुड़ी है। इस दोस्ताना क्लब के प्रशंसक खुद प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। आइए देखते हैं अबुजा से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मैं ये फिल्मी गाना आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत और नाइजीरिया की दोस्ती की और मेरे साथ है दोस्ताना क्लब जो कानो से आया है और वज़ीर और उनके साथी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को एक वीडियो मैसेज भेजा था हिंदी में जिसको प्रधानमंत्री ने रिट्वीट किया और आज प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने स्टेज से उनका जिक्र भी किया। किस तरह के इमोशंस थे जब आपने उनको रूबरू देखा और प्रधानमंत्री जब स्टेज से बोल रहे थे आपके बारे में? मतलब अद्भुत है, हम तो बयान नहीं कर सकते कि हमको कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमको यकीन नहीं हो रहा है कि अरे ये हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी है और हमारा नाम जिक्र कर रहा है स्टेज के ऊपर। मतलब अद्भुत है सच में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सालिस। सालिस, ये बताइए कि किस तरह से आपने तैयारी की, कैसे आपने वीडियो मैसेज तैयार किया और आइडिया कहाँ से आया? बात तो है कि जब यानी कि उनका हमारे देश में आने का खबर मिली है तो हमें तो सोचते हैं कि हम उनके लिए कुछ मैसेज में लिखें।
तो हमने उनके लिए मैसेज लिखा है और हमें वीडियो बनाया है और एम्बेसी ने हमारा वीडियो को यानी कि उनकी पेज में डाला है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी देखकर तो ट्वीट किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए कि अब तो आप पूरे भारत में आपके भी फैंस हो गए लोग, प्रधानमंत्री ने आपके ट्वीट को रीट्वीट किया। हिंदी से आपकी दोस्ती, आपकी मोहब्बत कैसे हुई? थोड़ी सी लंबी कहानी है, लेकिन फिल्मों से शुरू हुई, फिर बाद में जब यूथ आया तो हमने सीखना शुरू किया। फिर बाद में यहाँ के जो हाई कमीशन है, जब उन्होंने हमको देखा है कि हम मतलब हिंदी से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, फिर उन्होंने हमको इंडिया तक भेज दिया हिंदी सीखने के लिए। इंडिया में एक संस्थान है वहाँ आगरा में, केंद्रीय हिंदी संस्थान, वहाँ लोग जाते हैं हिंदी सीखने के लिए 9 महीनों के लिए। हम भी वहाँ जाकर हिंदी सीख के और वापस आ गए। जो ये क्लब बना इसके पीछे इंडियन हाई कमीशन का बहुत बड़ा हाथ है और मेरे साथ है कानों के प्रेसिडेंट ICA के। आइए हम उनसे बात करें। रेड्डी साहब, कैसे आप लोग इनको चुनते हैं? ये लोगों के अंदर बहुत टैलेंट है और ये लोग अपना आप इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं हमारे को हिंदी सीखना है करके। हम कानों में ये लोगों के लिए वीकली एक उधर एक जगह है कम्युनिटी का, उधर जाके ये लोग आते हैं, अपना सूर्य नमस्कार करते हैं और अपना कल्चर ये लोगों को बहुत पसंद है। और ये लोग या सब्जी मंडी में हम लोग गए तो बाबूजी भिंडी चाहिए, ये चाहिए, हिंदी में सब कुछ बात करते हैं। ये देख के हमारे को बहुत खुशी होता है। अच्छा वज़ीर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जब इन्होंने बात की कि भाई हिंदी को आप बहुत पसंद करते हैं, सूर्य नमस्कार की इन्होंने बात की, तो योगा में भी आपका इंटरेस्ट है? जी हाँ, बहुत रुचि है योगा में। हम हर हफ्ते, जैसे उन्होंने कहा कि हम हफ्ते जाकर योगा करते हैं, सूर्य नमाज करते हैं, और एक शाखा है हमारा जहाँ हम मतलब कुछ ना कुछ सीखते हैं और आखिर हम तो कुछ खेलते भी है, सीखते भी है और योगा भी करते हैं साथ में। आप प्रधानमंत्री के लिए क्या बोलेंगे आप? हाँ, जिस तरह उन्होंने हमारा वीडियो भेज दिया और हमको इतना वायरल बनाया, तो हमारा भी एक आखिरी संदेश है कि 18 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री हमारे देश आते हैं, मतलब आए हैं एक बार, तो हम ये चाहते हैं कि आप बार बार आते रहिए और हमारे बीच में जो रिश्ता है, जो दोस्ताना है, जो रिश्ते हैं और जो अर्थव्यवस्था है और मजबूत होंगे, यही हमारा मैसेज। और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आप एक बार आते रहिए। जी आइए और बार बार आइए। जी हाँ, ये संदेश है दोस्ताना क्लब का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और क्यों ना हो, उनके आने से अगर दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होते हैं और नई ऊंचाइयों को छूते हैं, तो उनका आना क्यों ना हो, वो भी बार बार। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ अबुजा से मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़। और अगली खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा महाराष्ट्र में आज ठाणे, सोलापुर और राजगढ़ जिले में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। JP नड्डा की पहली जनसभा ठाणे जिले की नवी मुंबई के खासतौर से पिलापुर में सुबह करीब बताई गई है, जो कि अब से कुछ देर बाद होगी। इसके साथ ही सोलापुर जिले के कलकोट में दोपहर 2 बजे रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष की महाराष्ट्र में तीसरी और अंतिम रैली रायगढ़ के कर्जत में शाम करीब 4 बजे होगी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। और वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पुणे, नागपुर और वर्धा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राज्य के डिप्टी CM पुणे के वरवन में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस नागपुर के सावनेर में और वर्धा के आरफी में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ लगातार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार जो है वो चरम पर है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। कई सीटों पर महायुति और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मतदाताओं को लुभाने के लिए आज पालघर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग है, जबकि चुनाव के जो नतीजे हैं, जो परिणाम है, वो 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। और
और लगातार जो धुआंधार प्रचार महाराष्ट्र में हो रहा है, क्योंकि 20 नवंबर को यहाँ विधानसभा चुनाव है और उसी वजह से आज शाम जो प्रचार अभियान है ये थम जाएगा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में बुधवार को यानी 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। प्रचार के अंतिम चरण में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनावी गहमागहमी, बहसबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर है। महाराष्ट्र में प्रमुख लड़ाई महाविकास आघाड़ी एमवीए और महायुति के बीच है। एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट शामिल हैं, तो वहीं महायुति में भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट शामिल है। महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं शिवसेना शिंदे 81 सीटों पर, तो एनसीपी अजीत पवार गुट 59 सीटों पर और वहीं अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एमवीए से कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना उद्धव ग्रुप जो है वो 95 और एनसीपी एसपी गुट की अगर बात की जाए 86 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 20 तारीख को मतदान के बाद जो मतगणना है 23 नवंबर को होगी, जिसके बाद परिणाम सामने आएंगे। कस्बा पेट 5वीं शताब्दी के दौरान स्थापित होने वाला पहला पेट था और यह पुणे का सबसे पुराना इलाका है। इसे पुणे शहर का दिल भी कहा जाता है। कस्बा पेट विधानसभा में महायुति और महाविकास आघाड़ी में दिलचस्प लड़ाई है। क्या है कस्बा पेट का इतिहास और क्या है चुनावी फिजा, आइए देखते हैं धीरज कुमार की इस रिपोर्ट में। शिवाजी से लेकर पेशवा की संस्कृति कस्बा की संस्कृति है। पुराने पुणे शहर में भी कस्बा की एक झलक थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की शासनकाल में यहाँ पर स्थापित किए गए कस्बाई गणपति की छाप और अपने कुल देवताओं की पूजा अर्चना होती थी। कालांतर में यही कस्बा पुणे शहर के विस्तृत रूप में विकसित हुआ। कहते हैं कि यहाँ के लाल महल शिवाजी महाराज के दौर का ठिकाना हुआ करता था। कस्बा पेट जो है वो कस्बा पेट को एक इतिहास है, हिस्ट्री है, और चाहे शिवाजी महाराज हो, जिजाबाई हो या पेशवे हो, सबको लेकर यहाँ एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एक महत्व कस्बा को है। तो ये असल में जैसे पुणे माना जाता था पहले, तो वो कस्बा ही है। कस्बा पेट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। 1995 से लेकर 2019 तक बीजेपी ने इस क्षेत्र को अभेद दुर्ग बनाकर रखा। 2023 में बीजेपी प्रत्याशी की मौत के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी का दुर्ग टूट गया, जिसे एक बार फिर मजबूत बनाने के लिए बीजेपी ने हेमंत रासने को प्रत्याशी बनाकर उतारा है। पिछले 18 महीने में हमने 50,000 नागरिक तक उनकी समस्या समझा के ली और वो सुलझाने की कोशिश की। हमारे प्रयास को ज़्यादा बेहतर यश हमको मिला। इससे जनता का विश्वास हमने अच्छी तरह संपादित किया और इस चुनाव में हम जरूर जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से। पहली बार 2023 के उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद है। कांग्रेस के रविंद्र धांगेकर एक बार फिर उपचुनाव के प्रदर्शन को दोहराकर भाजपा के 25 साल पुराने गढ़ में सेंध लगाने की जुगत में है। ये जनता का गढ़ है। गए पुलपोट चुनाव निवडणूक में जनता ने मेरे को चुन के दिया। इसी वजह से मैंने 1.5 साल जनता की सेवा कर रही है। इसके बाद से जनता मेरे को चुन के देंगे। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि इस बार की कस्बा पेट की लड़ाई 2023 के उपचुनाव से जुदा है। ये 1995 से बीजेपी के गिरीश बापट की विरासत की सीट थी। लोकमान्य तिलक के घराने की बारिश मुक्ता तिलक की असामयिक निधन के बाद ये खाली हुई सीट थी। ये कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई वाली सीट थी, लेकिन इस बार की फिजा अलग है। आज मुझे ऐसा लगता है कि आज दंगेकर को अपर एज है, दंगेकर को एडवांटेज है, फिर भी उतना आसानी से मैं नहीं कह पाऊंगा जो मैं बाय इलेक्शन के समय कह सकता था। हेमंत रासने जी ने पराभव के बाद जिस ढंग से अपना कनेक्ट बढ़ाया, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे बीजेपी ने ही महाराष्ट्र में जो भी कुछ गलतियां की थी लोकसभा में या पहले, तो दोहराई नहीं है, वो दुरुस्त की है। कस्बा पेट में महायुति और महाविकास अघाड़ी की सीधी लड़ाई है। अब देखना होगा कि बीजेपी 2023 के उपचुनाव में हुई हार का बदला लेगी या कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के अभेद किले को तोड़ने में कामयाब होती है।
कस्बा पेठ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने अपनी अपनी चुनौती है। कांग्रेस को 2023 में उपचुनाव में मिली जीत को दोहराने की चुनौती है, तो बीजेपी को अपने पुराने गढ़ को बचाने की चुनौती है। अब देखना है जनता क्या निर्णय लेती है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, कस्बा पेठ। और वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर विधानसभा उपचुनाव के साथ ही उपचुनाव भी होना है। नांदेड़ दशकों से कांग्रेस का गढ़ रहा है। हालांकि अशोक चौहान के भाजपा में आ जाने के बाद नांदेड़ सहित मराठवाड़ा में राजनीति के मुद्दे पर बदल जाने की संभावना जताई गई थी। इस बार यहां की परंपरागत भोकर विधानसभा सीट से अशोक चौहान की बेटी जया चौहान हाथ आजमा रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की तैयारी और रणनीतियों पर अशोक चौहान से बात की हमारे संवाददाता योगेश कुमार शीतल ने। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान राज्यसभा सांसद अशोक चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी इस वक्त जनता के सामने जा रही है? देखिए, विकसित भारत की जो कल्पना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक पूरा भारत विकसित कर देंगे, ये हमारा मेन थीम है। क्योंकि हमारे जैसा रीजन जो बैकवर्ड रीजन है और उस बैकवर्ड रीजन के अगले डेवलपमेंट के लिए मोदी जी का संकल्प में महाराष्ट्र भी है और हम निश्चित तौर पर हमारा राज्य भी, डिस्ट्रिक्ट भी है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है। बाकी चीजें है, राजनीतिक है, सोशल है, अलग इश्यूज है। तो सबसे अहम मसला है कि हमारे को डेवलपमेंट के लिए जो मदद चाहिए, केंद्र सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है डेवलपमेंट के लिए, उसमें हमारा भी डिस्ट्रिक्ट का, मराठवाड़े का भी बेनिफिट होना चाहिए। आपको लोग यहाँ पे इसलिए मानते हैं क्योंकि विकास को लेकर कई पीढ़ी से आप काम करते आ रहे हैं। ऐसे में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, परिस्थितियां तब भी वैसी ही थी, फिर ऐसा क्या हुआ जो लोकसभा चुनाव में परिणाम अपेक्षाकृत नहीं हो पाए? तो नेचुरली हर चीज का प्रभाव तो मतदारों पर होता है। शायद लोकसभा के वक्त कुछ ऐसी फैक्टर्स होंगे जो हमारी कैलकुलेशन के बाहर हो, और बहुत सी बार कैंडिडेट का मेरिट भी काउंट करता है, इसलिए शायद हम कम पड़े होंगे वहां। आप मराठवाड़ा के बड़े नेता हैं। मराठा रिजर्वेशन का मामला लोकसभा में तूल पर था, लेकिन अब वो मामला धीरे धीरे कुंद पर रहा है। पर मराठा रिजर्वेशन पे एकनाथ शिंदे जी सरकार ने काफी काम किया है। 10% रिजर्वेशन मिल गया है, लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन के बारे में कुंडली सर्टिफिकेट लोगों को मिले हैं, ओबीसी उससे उनको फायदा होता है। तो मैं समझता हूँ पहले से बहुत बेहतर स्थिति है। निश्चित तौर पर लोगों को समझ आया है कि सिंधिया सरकार ने काफी हद तक काम किया है। देश में सब इकट्ठा साथ में रहेंगे, सभी सामाजिक तत्व एक दूसरे को संभाल के काम करेंगे। तो एक है तो सेफ है, निश्चित तौर पर सेफ्टी है, सामाजिक सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेक्युलरिज्म, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसका वादा किया है उस सेक्युलरिज्म को बरकरार अगर रखना है तो सबको एक रहना पड़ेगा। प्रचार के दौरान लोग या जो भी नेता हैं वो बोल रहे हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था वो बता रहे थे। बहरहाल चुनाव का इंतजार है, कुछ दिनों में चुनाव होगा और फिर उसके बाद देखना होगा कि जनता अपना फैसला क्या देती है। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं झारखंड की भी, जहां दूसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो आज थम जाएगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन और बीजेपी के दिग्गज नेता आज प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। आज शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी और चिराग पासवान रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस, झामुमो, आरजेडी के कई स्टार चेहरे भी आज प्रचार करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो अब अंतिम पड़ाव है। आज का दिन जो है, आज का ही दिन है चुनाव प्रचार के लिए, और आज शाम सियासी दलों का प्रचार थम जाएगा और इसी के साथ मतदान की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो जाएगी। बाबा बैजनाथ के दरबार में हर दल के नेता कार्यकर्ता माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य बाबा भोलेनाथ के दरबार में झारखंड की सुख समृद्धि और एकता के लिए माथा टेकने पहुंचे।
हमारे सहयोगी राजेश राज ने सुप्रियो भट्टाचार्य से खास बातचीत की। बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में अभी हम मौजूद हैं। इस मंदिर परिसर में आम और खास दोनों के लिए जगह है। हर कोई प्रत्याशी हो, राजनेता हो, बाबा भोले से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ जरूर पहुँचते हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, वो अभी बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर बाहर निकले हैं। सुप्रियो जी, आम और खास दोनों यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। क्या लगता है कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद इस बार आपकी पार्टी को मिलेगा? बाबा के लिए कोई खास नहीं है, बाबा के दरबार के हम सब दास हैं। तो बाबा का आशीर्वाद हम पे बना रहे, झारखंड पे बना रहे, इस देश में बना रहे। संथाल परगना जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कहा जाता है, जहां बाबा भोलेनाथ की नगरी है, जो मंदिर है, वहां से लेकर के राजमहल, पाकुर, साहेबगंज का जो इलाका है आपका गढ़ है। लेकिन बीजेपी इसमें सेंध लगाने के लिए आतुर दिखाई पड़ रही है। क्या लगता है इस बार वो सेंध लगा पाएगी या आप अपना दबदबा कायम रखेंगे? नहीं, देखिए, बाबा के दरबार में मैं राजनीति पे नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जो हम एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे और पूरा झारखंड साथ रहेगा, इतना ही कामना करते हैं। झारखंड एक है और झारखंड एक रहेगा, ये हम कामना बाबा भोले से करने के लिए आए हैं। कैमरामैन संदीप के साथ देवघर मंदिर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को बहुत ही जोर शोर से उठाया है, लेकिन राज्य की सत्तासी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा बांग्लादेशी घुसपैठ के मसले को सिरे से नकार दी है। राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री और मधुपुर के विधायक हफीजुल हसन अंसारी ने डीडी न्यूज से बातचीत में घुसपैठ की बात को नकारा है। हमारे सहयोगी राजेश राज ने झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी से विशेष बातचीत की। हमारे साथ झारखंड सरकार में नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन अभी मौजूद हैं, जो मधुपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी भी हैं। हफीजुल साहब, अभी गृह मंत्री जी अभी आए थे, उन्होंने कहा कि अगर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड से बाहर निकाल देंगे। क्या प्रतिक्रिया? हम तो चैलेंज किए कि एक बांग्लादेशी को लाइए, आप हैं या कोई भी, हम 1 लाख रुपया इनाम देंगे। पहले पाकिस्तान, अब बांग्लादेशी कर। मैं गया था तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि ये रोड किनारे जो पूरा लोग जो खेतों में बसे हुए हैं, ये सब जमाई टोला है, ये लोग बाहर से आकर के माइग्रेट करके बस गए हैं। और जो कुछ आदिवासी समाज के लोग थे, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने ये प्रतिक्रिया दी, सभी ने नहीं, कुछ लोगों ने ये प्रतिक्रिया दी कि इस तरह की घटनाएं घट रही है। अभी तो वहाँ से जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में तो कहीं हम तो बोलते हैं कि आप MP जीते, MP के टाइम में भी घुसपैठी होंगे, MP से पहले भी होंगे, तो उस वक्त क्यों निकालें? MP केंद्र सरकार किसके हाथ में? क्या लगता है कि जनता जिस तरीके से अभी तेजस्वी जी आए, हेमंत जी ने प्रचार किया, तो जनता का रिस्पांस कई बार होता है कि जब सिटिंग विधायक होते हैं या मंत्री होते हैं तो उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ता है। मैं पहला ऐसा विधायक हूँ यहाँ, जब जो क्षेत्र में जा रहा हूँ, काम के प्रति कोई शिकायत नहीं है। हसन जो मधुपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं और झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि जितना काम हमने मधुपुर में किया उतना किसी ने नहीं किया। और रही बात बांग्लादेशी घुसपैठियों की, तो अगर बांग्लादेशी घुसपैठी वाकई झारखंड में आ गए हैं तो यह निकालना किसका काम है? घुसपैठ का जो सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से उठ रहा है, वह सवाल कहीं न कहीं झारखंड की सियासत में स्विंग जरूर कर रहा है। कैमरामैन संदीप के साथ मधुपुर, झारखंड से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को नफरत फैलाने वाली पार्टी कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाले देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या की रही भावना जैसी ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग
ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। भारत में तो ये कहा है हमारे ऋषियों ने, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व बंधु भारत प्रेम का संदेश देता है। लेकिन नफरत से भरी कांग्रेस बार बार तोड़ने का काम करती है और ये पराजय की मानसिकता है। साथ ही भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि को जहरीला सांप बताना और मारने की बात करना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर जनता को बरगलाने का आरोप लगाया। मोहब्बत की दुकान या ये नफरत की जुबान और नफरत फैलाने वाले भाईजान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को आतंकी कहा भगवा पहनने वाले लोग राजनीति में ना आए, जिनके बेटे ने कहा सनातन बीमारी है, जिनके घटक दल ने कहा सनातन समाप्त हो जाए, आज वो कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस एक पॉइजनस स्नेक की तरह है और इस पॉइजनस स्नेक को मार देना चाहिए। यही इनकी मानसिकता है। जनता ने जिन्हें चुना है तीसरी बार, उन्हें पॉइजनस स्नेक कहना और मारने की बात करना मतलब हिंसा भड़काना चुनाव में, ये वही लोग हैं जो जनता को भी नहीं बख्शते, जनता को भी राक्षस कहते हैं और अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को पॉइजनस स्नेक बताकर हिंसा का उपयोग चुनाव में करना चाहते हैं। और बात राजधानी दिल्ली की, जहां कई दिनों से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और इससे कोई राहत आम आदमी को नहीं मिल पा रही। आज सुबह दिल्ली के द्वारका में AQI 500 के पार पहुंच गया। वहीं दिल्ली के कम से कम आधे दर्जन इलाके में वायु गुणवत्ता का स्तर 500 के करीब दर्ज किया गया। बढ़ते AQI के कारण स्थानीय लोगों में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। आपको बता दें, दिल्ली NCR में प्रदूषण के बदतर हालात को देखते हुए आज से ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। दूसरा दिन है जब दिल्ली के आसपास के इलाकों में और खासकर दिल्ली के 39 जो AQI मॉनिटर्स हैं उसमें सीवियर प्लस का डेटा आया है, मतलब 450 से ऊपर के रीडिंग्स हैं। और साथ ही साथ पिछले 15 दिनों से हमने देखा है कि लगभग सीवियर कैटेगरी में एयर क्वालिटी रहा है। देर आए दुरुस्त आए, सीवियर प्लस के कारण जो है ग्रेड 4 लागू किया गया है। लेकिन हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि सिर्फ ये एक इमरजेंसी मेजर है, ये पोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं है। साथ ही साथ जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स का कहना है कि अगले 6 दिन तक जो है सीवियर एयर क्वालिटी ही दिल्ली में रहने वाली है। आज सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करने वाली है। ऑफ कोर्स जो ग्रेड 4 के मेजर्स आए हैं, जिसमें शहर के बहुत सारे काम को बंद किया जाएगा, स्कूलों को बंद किया जाएगा, ट्रक के एंट्रीज पे पाबंदी लगाई जाएगी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इससे जो है ऑफ कोर्स एक टेम्पररी जो पार्शियल रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जो मेन कारण है प्रदूषण का उसको एड्रेस इससे नहीं किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर प्रदूषण को लेकर जो सुनवाई है वो भी, और उसमें भी कहीं ना कहीं फटकार पड़ी है ग्रेड 3 में, जिस तरीके से उसको देरी से लागू किया गया। हालांकि बात अगर की जाए हरियाणा के फतेहाबाद के धूलू गांव की, तो यहाँ पराली का प्रबंधन करते हुए CII फाउंडेशन की मदद से बायोगैस बनाई जा रही है, जिसका ग्रामीण इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कैसे बनाई जा रही है पराली से बायोगैस और ग्रामीणों को कितना मिला है इसका फ़ायदा, इसका ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। पराली का इस्तेमाल बायोगैस बनाने में भी किया जा रहा है। फतेहाबाद जिले के धोलू गांव के अंदर ये बायोगैस प्लांट लगाया गया है, जिसका फ़ायदा यहाँ के निवासी उठा रहे हैं। क्या है इसकी खासियत और कैसे बनती है बायोगैस, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CII फाउंडेशन के परियोजना अधिकारी अंकित। ये बायोगैस प्लांट है जो कंप्लीट पेडिस्टेबल जो पराली बोलते हैं उससे चलता है। इससे तकरीबन इसमें 16 क्विंटल के पास पराली डलती है और 4 क्विंटल कावडंग उसमें लेयर के वाइज डलता है। जैसे 4 क्विंटल पराली, उसके साथ एक क्विंटल कावडंग वो भर के इसको पानी से फिल कर दिया जाता है और उसके 1 हफ्ते बाद इसके अंदर गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। 1 हफ्ते के बाद जब वो गैस बनता है तो उस गैस को हम कुकिंग के लिए और बाकी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जो भी पराली इसके अंदर यूटिलाइज़ होता है उससे हमें एक तो गैस मिल रही है, दूसरा जो प्रदूषण की समस्या है वो सब समाप्त हो रही है। तो ये 2023 में मई में हमने 2 प्लांट लगाए थे यहाँ फतेहाबाद के अंदर, एक साथ वाले गांव मगावाली में भी है, और ये प्लांट तब से सक्सेसफुल रन है। बहुत अच्छा मॉडल हमने देखा है। ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा
इन्वेंट किया गया है। तो हरियाणा के अंदर टोटल 4 यूनिट इसकी लगाई हैं हमने, 2 फतेहाबाद में और 2 सिरसा में सर। तो इसमें कितनी पराली लग जाती है टोटल, अगर बात की जाए कितने खेतों की? जी, इसके अंदर सर ये कंप्लीट पूरे एक साल में 2.5 एकड़ तकरीबन 1 हेक्टेयर की पराली ये यूज़ करता है। एक बार में इसमें 16 क्विंटल पराली और 4 क्विंटल काव डंग का यूज़ किया जाता है। एक बार भर जाने के बाद कितनी गैस चल जाती है? ये तकरीबन सर आपको 3 महीने तक ये सप्लाई देता है। उसके बाद सेम इसको फिल करना पड़ता है। जो इसका वेस्ट बच जाता है कंपोस्ट, उसको खेत में हम खाद के तौर पे यूज़ करते हैं। ग्राउंड लेवल पे किस तरह से किया जा रहा है इसका इस्तेमाल, आइए चल के देखते हैं। राजबाला भी इस बायोगैस को इस्तेमाल कर रही हैं। ये बहुत अच्छा है और उस गैस के मुकाबले अपनी बचत भी होती है पैसों की, और इससे बर्तन वगैरह भी काले नहीं होते हैं और सेहत के लिए भी अच्छा है। इससे कोई बदबू वगैरह भी नहीं होती जैसे LPG से होती है। कितना चल जाती है आपकी ये गैस? ये 4-5 महीने, एक बार फिल करने के बाद 4-5 महीने अच्छे से चल जाती है। बाकी ग्रामीणों को क्या सलाह देना चाहेंगे इसके लिए? मैं तो यही सलाह देना चाहूँगी, उससे बहुत अच्छी है ये वाली गैस। कहीं ना कहीं लगता है कि पराली भी समाप्त हो रही है और आपके काम भी आ रही है। यस सर, बहुत अच्छे से हमारे काम आ रही है और पोल्यूशन भी नहीं होता है। पराली को जलाने से पोल्यूशन होता है और इससे हमें गैस प्रोवाइड होती है। हमारे साथ राजेश कुमार हैं, बात करते हैं। हर महीने 1 सिलेंडर लगता है, तो इसमें सिलेंडर की यूज़ वो पैसे नहीं लगेंगे। और दूसरा बात, इससे पराली हमारी जो है जला रहे हैं लोग, वो जलाने की ज़रूरत नहीं है, उससे गैस उत्पन्न हो रही है। सबसे बढ़िया तो ये देखो ना, भी ना जलाने की लोड़ और ना कुछ और करने की, इससे गैस मिल रही है हमारे को। ग्रामीणों को यही कहना चाहता हूँ भी ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस पराली का यूज़ करके बायोगैस को घर में यूज़ करें। धुएं से छुटकारा, चूल्हे से छुटकारा, पैसों की बचत, सारा सिस्टम सही, कोई बर्तन काले नहीं होते, सब्जी में भी टेस्ट आता है, सारी चीज़ों में बढ़िया है ये। कहीं ना कहीं LPG के सिलेंडर की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बायोगैस के माध्यम से अपने घर का खाना बना रहे हैं। पिछले 1 साल से लगातार यहाँ पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको इस्तेमाल करके ये काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रही हैं। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, फतेहाबाद, हरियाणा। और वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर जनता को मास्क वितरित किए। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार के खराब कामकाज के कारण दिल्ली वासियों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा, तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है। प्रदूषण के कारण गैस चैम्बर बने दिल्ली को लेकर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशा को आड़े हाथों लिया है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। दिल्ली पूरी तरह गैस चैम्बर बन चुकी है। जगह जगह कूड़े को जलाया जा रहा है। ना पराली जलनी बंद हुई, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। करोड़ों की लागत से CP में लगे स्मोक टावर का पर ताला लगा हुआ है और टूटी फूटी सड़कों से धूल उड़ रही है। उन्होंने दिल्ली CM से सवाल किया कि क्या आतिशी को अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह AQI 500 पर पहुंच गया, जिससे दिल्ली NCR की आम जनता स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 3 लागू करने में देरी के लिए CAQM की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि AQI 300 पहुंचते ही ग्रैप 3 क्यों नहीं लागू किया गया। कोर्ट ने पूछा कि जब 11 नवंबर के बाद से ही AQI 300 के पार कर गया था, तो ग्रैप 3 लागू करने के लिए 14 नवंबर तक का इंतजार क्यों किया गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले भी प्रदूषण को रोकने के लिए दिए गए पिछले आदेशों का पालन नहीं हुआ है। काठमांडू में अगर बात की जाए तो नेपाल भारत सीमा सुरक्षा समन्वय पर उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में सीमा पार अपराध नियंत्रण, तीसरे देश के नागरिकों के अवैध प्रवेश और इसके साथ साथ मादक पदार्थों और मानव तस्करी पर चर्चा हो रही है। नेपाली पक्ष ने सूचनाओं के आदान प्रदान, राजस्व रिसाव और अपराध नियंत्रण के प्रस्ताव पेश किए।
भारत के एसएसबी महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद और नेपाल के एपीएफ प्रमुख आर्यल समेत वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने नेपाली गृह मंत्री रमेश लेखक से मुलाकात की, जिन्होंने सीमा पर नागरिकों के सम्मानजनक व्यवहार की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करना है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने 2024 यात्रा सीजन में तीर्थयात्रियों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की है। इस वर्ष कुल 30,87,417 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में 14,35,341 तीर्थयात्री, जबकि केदारनाथ धाम में 16,52,000 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट बंद होने से पहले 1,83,722 श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले भगवान बद्री विशाल को फूलों से सजाया गया और विशेष अनुष्ठान किए गए। केदारनाथ धाम के कपाट भाई दूज पर वैदिक रीति से बंद किए गए। गंगोत्री धाम और हेमकुंड साहिब के कपाट पहले से ही बंद हो चुके हैं। मंदिर समिति ने इस सफलता का श्रेय प्रशासन और बेहतर प्रबंधन को दिया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।